गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन गुरु ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 2019 एसएससी जेबीटी चंडीगढ़ क्वेश्चन पेपर फॉर हिंदी सेक्शन। जैसे कि आपको पता है, एसएससी ने आफ्टर 4 इयर्स वैकेंसीज आउट की हैं और एसएससी जेबीटी के लिए ऑलरेडी एग्ज़ाम डेट भी अनाउंस कर चुका है। कंपटीशन काफ़ी हाई है, तो अगर आप अपनी प्रेपरेशन को और बेहतर ढंग से करना चाहते हैं, चंडीगढ़ के नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर टीचिंग एग्जाम्स कंपटीशन गुरु को ज्वाइन कर सकते हैं। वी प्रोवाइड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। फॉर मोर क्वायरी यू कैन कॉन्टेक्ट अस एट 8284867867। तो चलिए विदाउट एनी डिले आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, चाहे वो हिंदी की बात हो, पंजाबी हो या इंग्लिश हो, एक पैराग्राफ दिया जाता है, उससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देन कुछ क्वेश्चंस ग्रामर पोर्शन से पूछे जाते हैं। ओके, सो हमारे पास पहले पैराग्राफ है, हम उसे पहले रीड करेंगे, देन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप दूसरा तरीका भी चूज कर सकते हो, पहले आप क्वेश्चंस को रीड कर लो, आफ्टर दैट आप पैराग्राफ रीड करो, जिससे कि आपको मेन पॉइंट्स याद रहें कि किन किन पॉइंट्स पे आपने ज़्यादा ध्यान देना है जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम लोग यहाँ पे पहले पैराग्राफ रीड कर लेंगे, देन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पैरा रीड करते हैं। पैरा दे रखा है, डॉक्टर कलाम दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति थे। वे भारत को विकसित देश बनाने का सपना संजोए हुए थे। उनका मानना था कि भारतवासियों को व्यापक दृष्टि से सोचना चाहिए। हमें सपने देखने चाहिए, सपनों को विचारों में बदलना चाहिए, विचारों को कार्यवाही के माध्यम से हकीकत में बदलना चाहिए। डॉक्टर कलाम तीसरे ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया। उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। भारत को उन पर गर्व है। इतनी उपलब्धियां प्राप्त करने के बावजूद अहंकार कलाम जी को छू तक नहीं पाया। वे सहज स्वभाव के भावुक व्यक्ति थे। उन्हें कविताएं लिखना, वीणा बजाना तथा बच्चों के साथ रहना पसंद था। वे सादा जीवन, उच्च विचार में विश्वास रखते थे। कलाम साहब का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। कलाम जी की तपस्या कर्मठता की प्रतिमूर्ति है। राष्ट्रपति पद की शपथ लेते समय दिए गए भाषण में उन्होंने कबीर दास जी के इस दोहे का उल्लेख किया था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ठीक है, पैरा रीड कर लिया। कुछ हमने पॉइंट्स मेन जो हमें लगे कि पूछ सकता है एग्जामिनर क्वेश्चन में, वो टिक कर दिए हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछे गए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर कलाम ने भारत को क्या बनाने का सपना देखा है? ऑप्शन है अल्प विकसित देश, विकसित देश, निर्मित देश या विकासशील देश। ठीक है, तो अगर आपको याद है तो आप टिक कर सकते हो जो भी पैरा में रीड किया, या फिर आप फिर से पैरा को देख सकते हो कि कैसा देश बनाने का उन्होंने सपना देखा था। तो फर्स्ट ही लाइन में दे रखा है, वे भारत को विकसित देश बनाने का सपना संजोए हुए थे। तो आपने टिक कर लेना है। हमारा राइट आंसर आ जाएगा विकसित देश। बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर कलाम किस प्रवृत्ति के व्यक्ति थे? असहज थे, दयालु थे, भावुक थे या क्रूर थे? तो अगेन अगर आपको ऑप्शन या पैरा नहीं याद रहा है कि क्या थे, असहज थे, दयालु थे, भावुक थे, तो आप फिर से पैरा देख सकते हो। पैरा में दे रखा है, वे सहज स्वभाव और भावुक व्यक्ति थे। ठीक है, कैसे थे? सहज स्वभाव के एक भावुक व्यक्ति थे। तो ऑप्शन में असहज दे रखा है और भावुक दे रखा है। ठीक है, तो या तो सहज होता या भावुक होता, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा फिर? भावुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर कलाम एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाले डैश थे। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, आपको फिल करना है।
एक वैज्ञानिक थे, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले वैज्ञानिक थे, कलाकार थे, साहित्यकार थे, इनमें से कोई नहीं। तो पैरा में किसकी बात हो रही थी? वो दृढ़ इच्छा शक्ति वाले वैज्ञानिक थे। सो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर कलाम को भारत के किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो पैरा में हमने देखा कि उन्हें पद्म भूषण देने की बात की गई, पद्म विभूषण देने की बात की गई और भारत रत्न देने की बात की गई। ठीक है, और इसमें हमने पढ़ा कि वो तीसरे ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया और साथ में उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। पहले वैज्ञानिक कौन थे? सीवी रमन थे, जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, तो तीनों दिए हैं, बट पूछा है किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, या फिर आपको अगर याद नहीं है तो पैरा आप फिर से रीड कर सकते हो और देख सकते हो कि क्या था ऑप्शन में। तो जिन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, तो अब ये ऑप्शन हमारा सही है, हम इसे टिक कर लेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर आ जाएगा डी, भारत रत्न। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मिश्र वाक्य चुनें। अब पैराग्राफ के जो भी क्वेश्चन थे वो खत्म हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ग्रामर से है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो भी आपके पास ऑप्शन दे रखी हैं उसमें मिश्र वाक्य कौन सा है। तो कोई ऑप्शन देखने से पहले हम बात कर लेते हैं कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो ठीक है, वाक्य के 3 मुख्य भाग होते हैं या प्रकार होते हैं। एक सरल वाक्य, सेकंड मिश्रित या मिश्र वाक्य जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा है, और थर्ड संयुक्त वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य कौन सा होगा? जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया होगी, जिसे हम बोल देते हैं कि वाक्य में क्या होना चाहिए? एक उद्देश्य और एक ही विधेय होना चाहिए। ठीक है, एक उद्देश्य होगा, एक विधेय। उद्देश्य किसे बोला जाता है? काम को करने वाला जो होगा, और जो काम हो रहा होगा वो विधेय। मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य में एक उपवाक्य होगा और एक आश्रित उपवाक्य होगा। मतलब उस वाक्य पे आश्रित एक और वाक्य होगा या उपवाक्य होगा। ठीक है, आश्रित उपवाक्य होगा। थर्ड संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में एक योजक लगा होता है। ठीक है, जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, जैसे और आ गया, किंतु, परंतु आदि। क्लियर? तो चलिए देखते हैं, हमारे पास जो ऑप्शन दे रखी है उसमें मिश्र वाक्य कौन सा है, जिसमें एक उपवाक्य होना चाहिए और एक आश्रित उपवाक्य होना चाहिए। पहला ऑप्शन है, जैसे ही सूर्य उगा वैसे ही अंधेरा भागा। ठीक है, एक आपके पास उपवाक्य दे रखा है, जैसे ही सूर्य उगा, और उस पे आश्रित एक उपवाक्य है, वैसे ही अंधेरा भागा। तो ये ऑप्शन सही हो सकती है, बट स्टिल जब तक हम सारी ऑप्शन रीड ना कर लें तब तक आंसर नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, परिश्रमी शशि कक्षा में प्रथम आती है। सरल वाक्य है। ठीक है, देन नेक्स्ट, मेरे पास कामायना है और इसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। योजक आ गया, संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट, मैंने एक दुबला पतला व्यक्ति देखा। ठीक है, फिर से ये सरल वाक्य का एग्जाम्पल आ गया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आ जाएगा वो ये, जैसे ही सूर्य उगा वैसे ही अंधेरा भागा। एक उपवाक्य और दूसरा उपवाक्य उस पर आश्रित है, तो ये क्या कहलाएगा? एक मिश्र वाक्य कहलाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। एक शुद्ध वाक्य आपने चुनना है। ठीक है, पहला, भैंस का दूध ताकतवर होता है। सही लग रहा है। नेक्स्ट, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। ठीक है, रीड करने से शायद ये भी सही लग रहा है। वह गुनगुने गर्म पानी से स्नान करता है,
गुलाब के पौधे पर मैंने कई फूलों को देखा। तो अब जब आपसे ये शुद्ध वाक्य वाला क्वेश्चन पूछा जाता है तो कई बार आपको गलत वाक्य भी शुद्ध लगता है, क्योंकि एक वाक्य में अशुद्धि उसकी वर्तनी की वजह से हो सकती है, कारक चिन्ह की वजह से हो सकती है, या कई बार एक ही शब्द का को अलग अलग रूपों में प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब मीनिंग सेम है, दो अलग अलग शब्द सेम मीनिंग वाले लिख दिए जाते हैं। ठीक है, या संज्ञा सर्वनाम की गलती हो सकती है, फुल स्टॉप की गलती हो सकती है, बिंदी की गलती हो सकती है। ठीक है, इस तरह अलग अलग गलतियां हो सकती हैं। तो आपको पहचान करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अगर आपने जो व्याकरण है उसके सारे अंग नहीं पढ़े। ठीक है, तो जो पहला ऑप्शन है भैंस का दूध ताकतवर होता है, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। ये जो घोर शब्द है इसकी जगह सही शब्द होना चाहिए था घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट, वह गुनगुने गर्म पानी से स्नान करता है। या तो गुनगुने या गर्म एक ही शब्द काफी था। गुलाब के पौधे पर मैंने कई फूलों को देखा। तो यहाँ पे सीधा इस जो कारक चिन्ह है उसकी आवश्यकता नहीं थी, सीधा बोल सकते थे गुलाब के पौधों पर मैंने कई फूल देखे। ठीक है, क्लियर है, वचन और कारक की गलती भी हो सकती है, इससे हमें ये पता चलता है। सो राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा ए, भैंस का दूध ताकतवर होता है। तो वाक्य शुद्धिकरण आपने तभी करना है जब पहले आपने सारे ग्रामर के अंग, मतलब जितने भी सारे टॉपिक हैं वो सारे आप पढ़ लो उसके बाद, क्योंकि उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि किस किस तरह की गलतियां हो सकती हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ उपसर्ग का उचित शब्द रूप चुने। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए उपसर्ग होते क्या है। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा, शब्द के आरंभ में जुड़कर, शब्द के आरंभ में जुड़कर उपसर्ग क्या करते हैं, किसी भी शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, या उसमें कुछ विशेषता ला देते हैं, या फिर उसका जो मीनिंग है उसको टोटली ही उल्टा कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा सत्य, तो सत्य के साथ मैं अ उपसर्ग लगा दूं। उपसर्ग कहाँ पे लगेगा, शब्द के आरंभ में, मतलब ये बन जाएगा असत्य। तो यहाँ पे क्या किया, उपसर्ग ने एक शब्द के साथ जुड़कर, जो शब्द कैसा होना चाहिए, सार्थक शब्द होना चाहिए, उसके साथ जुड़कर उसके अर्थ को पूरी तरह से बदल दिया, उल्टा कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे मैंने लिखा हार, शब्द है, सार्थक शब्द है, इसके साथ मैं लगा दूंगी प्र उपसर्ग और नया शब्द हमारे पास बन जाएगा प्रहार। तो यहाँ पे पूरी तरह से इसने शब्द के अर्थ को ही बदल दिया। हार का मीनिंग किसी से हार जाना, ठीक है, एंड प्रहार चोट करना, किसी पे प्रहार करना। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जो अर्थ है वो पूरी तरह से ही बदल जाता है, या फिर कई बार जो शब्द है उसके अर्थ में ही थोड़ी और विशेषता आ जाती है। ठीक है, क्लियर। तो चलिए फिर से अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है अ उपसर्ग का उचित शब्द रूप चुने। ठीक है, उपसर्ग आपको दे रखा है, अ है, अ क्या करेगा, एक सार्थक शब्द के साथ जुड़ जाएगा। पहला शब्द है अनाथ, दूसरा अनाचार, अनादि और अनेक। ठीक है, उचित शब्द रूप चुनना है, तो यहाँ पे अनाथ में भी अ उपसर्ग लगा हुआ है, अनेक में भी अ उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, और नेक सार्थक शब्द है, नाथ भी सार्थक शब्द है, भगवान के लिए यूज करते हैं, और नेक जो अच्छे दिल वाला। ठीक है, तो इसमें एज पर एग्जामिनर, जो भी एग्जामिनर में सही आंसर की में ऑप्शन दिया होगा वो सही होगा। आपको सिर्फ क्या करना है, जो भी करेक्ट ऑप्शन है वो टिक कर देना है। अगर कुछ ऐसा रहता है कि ऑप्शन क्वेश्चन में कुछ गलतियां हो तो आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो हम सही ऑप्शन टिक कर देंगे, जो अनेक कर रहे हैं, अनाथ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उचित स्त्रीलिंग का चयन करें। ठीक है, उचित स्त्रीलिंग कौन सा है, मनोहारी, आयुष्मान, चंचल, पूज्य। ठीक है, अब पहले तो देखते हैं कि ये सारे क्या स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो मनोहारी कैसा शब्द है, मनोहारी एक
पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। और इसका जो स्त्रीलिंग होगा वो बन जाएगा मनोहारिणी। ऐसे ही आयुष्मान भी पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग बन जाएगा आयुष्मती। चंचल भी पुल्लिंग शब्द है, इसका बन जाएगा स्त्रीलिंग चंचला। और पूज्या जो है स्त्रीलिंग है, जिसका पुल्लिंग शब्द है पूज्य। तो राइट आंसर आ जाएगा डी, क्योंकि हमसे पूछा है स्त्रीलिंग का चयन करना है, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा या सर्वनाम के इस रूप को जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है कहते हैं, ठीक है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक या संप्रदान कारक। तो क्लियरली ये किसकी डेफिनेशन है? कारक की डेफिनेशन है, जिसमें ये कर्ता भी हो सकता है, कर्म भी हो सकता है, करण भी हो सकता है, संप्रदान भी हो सकता है, ठीक है। तो डेफिनेशन है कि संज्ञा या सर्वनाम के इस रूप को जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, क्रिया का प्रभाव पड़ने वाले को हम क्या बोल देते हैं? कर्म। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, ठीक है। और जो क्रिया को करने वाला है, काम को करने वाला है, उसे बोला जाता है कर्ता, ठीक है। और जिसके द्वारा कुछ काम हो वो होगा करण कारक, और जिसके लिए कुछ किया जाए वो हो जाएगा संप्रदान कारक, ठीक है। कर्ता विभक्ति चिन्ह भी होते हैं कारक के, जैसे कर्ता का, कर्ता ने, कर्म को, करण से या द्वारा, संप्रदान को या के लिए, ठीक है। इन कारक चिन्हों से या विभक्ति चिन्हों से हम कारक की पहचान कर लेते हैं कि वाक्य में कौन सा कारक है। और जो कारक है वो संज्ञा या सर्वनाम शब्द ही होता है, जैसे आप डेफिनेशन में भी देख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता हो वो कर्म होगा। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा कर्म कारक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का या फिर इस क्वेश्चन पेपर के हिंदी सेक्शन का। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कर्म वाच्य का उदाहरण है, ठीक है। अब पहले तो आपको पता होना चाहिए वाच्य होता क्या है, उसके बाद आप आंसर कर सकते हो। तो अगर वाच्य की बात करें, वाच्य क्या होगा? जिससे आपको ये पता चलता है कि जो वाक्य है उसमें किसकी प्रधानता है, ठीक है, या वाक्य की जो क्रिया है वो किसके अनुसार बदलती है, उसे हम वाच्य बोल देते हैं। और वाच्य के 3 प्रकार या 3 भेद हैं। पहला कृतवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। क्लियर। कृतवाच्य जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, मीन्स जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार बदल जाती है, ठीक है। कृत में क्या होगा? कर्ता। कर्ता कौन हुआ? कार्य को करने वाला, कर्ता की प्रधानता हो, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है कर्मवाच्य, जिसमें कर्म की प्रधानता हो। कर्म क्या हो गया? काम को करने का प्रभाव जिस पे पड़ता है वो कर्म हो गया। नेक्स्ट आता है भाव, जिसमें भाव की प्रधानता हो। भाव क्या होगा? कई बार होगा वाक्य में कि कुछ भाव दिया होगा, ठीक है, उसके अनुसार आपकी क्रिया बदल जाती हो। जैसे खाना खाता है या खाता है, रोता है, चलता है, ये सारे भाव आ जाएंगे, ठीक है। इसके अनुसार क्रिया बदल जाती हो, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है? पहला ऑप्शन है उससे पढ़ा नहीं जाता। नेक्स्ट है कविता से खाया नहीं जाता। रमेश खाना खा रहा है। मोहन से भोजन किया जाता है। अब इसमें कोई वाक्य अगर कृत में या फिर भाव में है, उससे आप भाव को कर्म में, कर्म को कृत में या कृत को भाव में बदल सकते हो वाक्यों को, ठीक है। बस लिखने जिस तरह लिखा जाता है वाक्य को, उसी के तरीके पे हम बोल देते हैं कि ये कर्मवाच्य है, कृतवाच्य है या फिर भाववाच्य है, ठीक है। तो अब
कर्म वाच्य पूछा गया है, मतलब हमने देखना है कि वाक्य में कर्म होना चाहिए। अगर वाक्य में कर्म होगा तभी उसकी प्रधानता होगी। जो कृतवाच्य है उसमें अकर्मक क्रिया भी हो सकती है, सकर्मक में, मतलब कर्म हो भी सकता है, कर्म नहीं भी हो सकता, ठीक है। और जो आपका भाव होता है उसमें अकर्मक क्रिया रहती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, उससे पढ़ा नहीं जाता, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है आपको, यहाँ पे कोई भी कर्म नहीं दिख रहा है। आप ये बोल सकते हो पढ़ना क्या आ गया, एक भाव आ गया, ठीक है। तो ये कैसा वाक्य हो सकता है, भाववाच्य हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही कविता से खाया नहीं जाता, जैसे मैंने बोला खाता है, जाता है, ये भी भाव आ जाते हैं, तो इसमें भी हम बोलेंगे ये भी भाववाच्य होगा। नेक्स्ट है रमेश खाना खा रहा है। इसमें जो आपकी क्रिया है वो किसके अनुसार बदलेगी, कर्ता के अनुसार, तो ये भी वाक्य हमारा कर्मवाच्य नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, मोहन से भोजन किया जाता है, जिसमें भोजन कर्म आ गया और उसके अनुसार आपकी क्रिया बदलेगी। सो लास्ट ऑप्शन आ गया डी, ठीक है। तो अगर आपको कुछ डाउट्स हैं कि कुछ जैसे व्याकरण के अंग हैं जो आपके क्लियर नहीं हैं, वाच्य वाक्य वाले, तो आप हमारी बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं, या फिर हमारी ऑनलाइन या ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि डिटेल में आपको सारी जानकारी दी जाती है, जो भी आपका पूरा सिलेबस है वो कवर करवाया जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।